तो हमने क्या बताया, इंटीग्रेशन मतलब क्या, सम और एडिंग। आप इंडिविजुअल नंबर्स को आप जोड़ते चले जाएंगे, उनका फाइनल आंसर आएगा, वो इंटीग्रेशन होगा। वैसे आपने एक रॉड ली और उसके आपने बहुत छोटे 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 सेगमेंट्स कर लिए, और एक सबसे छोटे सेगमेंट को आपने डीएक्स का मतलब होता है स्मॉलेस्ट एलिमेंट या स्मॉल एलिमेंट, सबसे छोटा एलिमेंट है ना, और उस एलिमेंट को आप इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको टोटल लेंथ मिल जाएगी। एग्जांपल, वी वांट टू इंटीग्रेट एक्स की पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसमें बात जो ध्यान रखने वाली वो है कि आप एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो, यानी कि अब इसका सिंबल कैसे होता है, तो आप किसको इंटीग्रेट करना चाहते हो, एक्स की पावर एन को, तो इंटीग्रेशन का सिंबल ये हो गया, और किसके रिस्पेक्ट में करना चाहते हो, एक्स के रिस्पेक्ट में, उसे डीएक्स लिखते हैं, और इंटीग्रेट होने के बाद मान लो आंसर आपके पास आ रहा वाई, तो इसको हम बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स गिव्स यू वाई। हमें क्या दे रहा है, वो वाई दे रहा है। इतनी बात समझ में आती है इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है, और इंटीग्रेशन को जब हम करते हैं तो हमें एक रिस्पेक्टिव पैरामीटर चाहिए, ठीक है। तो वो यानी कि अगर मान लो एक्स की पावर एन होता और वहां डी एक्स या डी वाई लिखा हुआ होता तो आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाते, यानी कि अगर ऐसे लिखा होता y इज इक्वल टू एक्स की पावर n डी जेड, ऐसे लिखा होता, ठीक है। तो आप इसमें लिखते हैं इंटीग्रेशन कांट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि जिसका करना है वो x के टर्म में, जिसके रिस्पेक्ट में करना है वो y के टर्म में। अगर ये दोनों ही वेरिएबल हुए तो भैया फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, फिर काफी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी उस केस में करने में, जो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। हाँ, अगर मान लीजिए z के रिस्पेक्ट में करना और x एक कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, डिफरेंशिएशन से ही बाहर आ जाता है, वो एक अलग चीज है। बट फिलहाल यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि x जो है आपका कांस्टेंट टर्म है। तो देखिए जरा हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, अगर x की पावर n का इंटीग्रेशन करने के लिए कहा जाता है और x के रिस्पेक्ट में, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पावर में हम एक जोड़ देते हैं n+1, और जो पावर आएगी उसे नीचे लिख देंगे n+1, ये तरीका होता है। फिर इसमें लिमिट होती है, इंटीग्रेशन की एक लिमिट होती है कहाँ से कहाँ तक। जैसे मान लो आपने dx एलिमेंट को जोड़ना शुरू किया, ये dx फिर dx फिर dx फिर dx, तो कहाँ तक। अब जैसे आपने 1 को जोड़ना शुरू किया, 1 1 1 4 आया, वो तभी तो आया ना आपने जब उसको 4 टाइम्स तक ऐड किया। अगर और आगे तक जाते तो वैल्यू कुछ और आती, इसलिए इंटीग्रेशन में लिमिट डालना पड़ता है कहाँ तक, कि आप किसी चीज को जोड़ रहे हो, असेंबल कर रहे हो, कहाँ तक, अप टू व्हाट लिमिट, है ना, कब तक, है ना। तो इसलिए मान लो घर वाले कोई काम दे के जाए, ठीक है, कि लो जी ये मटर छील लो, तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन होता है कितनी छीलनी है, तो कहते छीलते जाओ बस तुम। तो क्या कह रहे हो, ऐसे थोड़ी होता, पहले बताओ कितनी छीलनी है। तो कहे ये पड़ी इतनी छील दो, ये पड़ी इतनी छील दो, सुबह लायक छील दो, शाम के लायक छील दो, अभी के लायक छील दो। तो मतलब एक लिमिट डाल रहे हो आप हर चीज में। तो जो एडिंग प्रोसेस होता है ना, उसकी फिर कोई लिमिट डालनी पड़ेगी, अदरवाइज वो इनफाइनाइट लिमिट तक चला जाएगा, है ना, बनता ही चला जाएगा, वो कभी रुकने का काम नाम थोड़ी लेगा एडिंग। तो इसीलिए जो लिमिट आई हमने डाल दी ए से लेके बी तक, तो हमने उसको यहाँ पर आफ्टर द इंटीग्रेशन वैल्यू लिखने का, इन लिमिट को यहाँ लिखते हैं ए एंड बी, बिकॉज n+1 इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, उसका लिमिट से कोई लेना देना नहीं है। अब x की प्लेस पे एक बार आप b लिखेंगे, तो b की पावर n+1, फिर x की एक बार आप n लिखेंगे, n की पावर n+1, ये आपका आंसर आएगा। अब एक एग्जांपल देके आप इसको समझना चाहो न्यूमेरिकल वैल्यू से, मान लीजिए आपको करना है y = x की पावर 5 का इंटीग्रेशन करना है ना, तो आप लिखेंगे इंटीग्रेट x की पावर 5, तो x के रिस्पेक्ट में कर सकते हो, कहां से कहां तक करना था, 1 से लेकर 2 तक करना था फॉर एग्जांपल। तो आपने x की पावर 5 का इंटीग्रेशन किया, तो x की पावर 5 + 1 अपॉन में 5 प्लस, हाँ नीचे हो, हाँ हाँ।
बरसात होने लगी, आवाज आ रही मेरी? यस सर। ओके, तो इसमें क्या करना है हमें, y इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा x की पावर 6/6 और लिमिट यहाँ लिख जाएंगे 1 से लेके 2 तक। तो देखो 6 कांस्टेंट नंबर है, उसमें तो लिमिट का कोई रोल है नहीं। फिर x की आप लिखेंगे एक बार 2 की पावर 6 माइनस x 1 की पावर 6 जाएगा 1/6। 2 की पावर 6 कितना होता है 64 माइनस 1 दैट गोज टू 63/3। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। और कोई एग्जांपल ले लो। अब जैसे मान लो आपके पास एक है, जैसे मान लो आपके पास है 4x की पावर 3, ऐसे है, आपको इसको इंटीग्रेट करना है। तो पहली चीज आप देखो 4 एक कांस्टेंट नंबर है जो एक वेरिएबल के साथ आया है और मल्टीप्लाई में है। तो जब भी आप इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट करते हो कांस्टेंट को आप बाहर निकाल लेते हो। सबसे पहले कांस्टेंट का इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन हम नहीं करेंगे जब वो किसी वेरिएबल के साथ आएगा। किसके साथ आएगा? वेरिएबल के साथ, है ना, एक्स वाई जेड आर द वेरिएबल। क्लियर है? तो हमने उसको बाहर निकाल दिया। उसके बाद अब मान लो इसकी लिमिट दे रखी थी वही आपको 2 to 4 फॉर एग्जांपल, ठीक। तो ये अभी तो इंटीग्रेशन हुआ ही नहीं इसलिए लिमिट यही लिखेंगे 4। अब x की पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 3 + 1/3 + 1 और लिमिट हो जाएंगी 2 to 4, हो जाएगा 4x की पावर 4/4 लिमिट 2 से लेके 4 तक। अब देखो ये 4 बाहर आ जाएगा निकल के, 4/4 कट जाएगा, x की पावर 4 2 की पावर 2 to 4। अब लिमिट रख दीजिए, x से एक बार 4 लिखेंगे तो 4 की पावर 4, एक बार 2 लिखेंगे 2 की पावर 4। 4 की पावर 4 कितना हो गया? 16, 64, 256 माइनस 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 2, 4, 8, 16। देन आंसर इज 240। बताओ बेटा समझ में आया नहीं आया इंटीग्रेशन? आ गया सर, आ गया। ठीक है, हमारे पास क्या था कि y इज इक्वल टू 3x² + 2x + 9, इसको इंटीग्रेट करना था विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैंने 3x² + 2x + 9 को इंटीग्रेट कर विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो dx लिखेंगे। अब लिमिट x की वैल्यू रन कर रही है 0 से लेके 2 तक, तो उसको लिख देंगे 0 से लेके 2। तो जब भी बीच में प्लस या माइनस का साइन आएगा ना तो इंटीग्रेट सेपरेटली करते हैं। जैसे सेपरेटली 3x² dx प्लस 2x dx प्लस इंटीग्रेशन 9 dx, ऐसे कर लेते हैं, सेपरेटली कर लेते हैं इसको। और लिमिट 0 से लेके 2 हर किसी के पास चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद अब इंटीग्रेशन कर लो। अब जैसे 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर कौन रह जाएगा? x² dx। यहाँ से कौन बाहर आ जाएगा? 2, अंदर कौन रह जाएगा? x dx। यहाँ से कौन बाहर आ जाएगा? 9, अंदर रह जाएगा ओनली dx, यानी मैं x की पावर 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि कुछ नहीं है तो x की पावर 0 लिख सकते हैं। और सब में आपकी लिमिट वही चल रही है, कौन सी लिमिट? सभी में वही चल रही है, 0 से लेके 2। तो देखिए जरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3x की पावर 3/3, यहाँ पर हो जाएगा 2x की पावर 2/2, इंटीग्रेशन कर दिया 9x की पावर 1/1। यहाँ 3 से 3 कट गया, यहाँ 2 से 2 कट गया। देन योर फाइनल जो इक्वेशन मिली आपको मिलती है x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस 9x हैविंग लिमिट 0 से लेके 2। सभी की लिमिट कितनी? 0 से लेके 2। तो एक बार आप अपर लिमिट लिखेंगे यानी 2 की पावर 3 और 0 लिखेंगे तो 0 तो 0 ही आएगा, प्लस 2 की पावर 2 माइनस 0 की पावर 2 तो 0 आएगा, प्लस 9x की 2 लिखेंगे तो 2 आएगा और 0 लिखेंगे तो 0 आएगा। देन आंसर इज 8 + 4 + 18 दैट इज 30। या हालांकि मैंने वेक्टर थोड़ा पढ़ा दिया था, तो अभी थोड़ा सा वेक्टर को हम दोबारा से एक बार और देख लेते हैं। वेक्टर में पहले तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, कोई भी वेक्टर होता है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स में होता है। जैसे अलोंग x होगा, अलोंग y होगा और अलोंग z होगा मैक्सिमम। यानी कि अगर वेक्टर कोई 3D में नहीं हुआ, ये 3D वेक्टर है, यानी कि 3 डायमेंशनल वेक्टर हो गया, यानी इसका कुछ कंपोनेंट x में भी है, कुछ y में भी और कुछ z में भी है। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशनल कंपोनेंट हो गया इसका। अदरवाइज हो सकता है ये 2 डायमेंशनल हो, तो 2 डायमेंशनल में कोई भी 3 में से 2 ही होंगे, यहाँ पर एक गायब हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 1 डायमेंशनल वेक्टर हुआ तो कोई से भी 2 गायब हो जाएंगे, सिर्फ एक ही रह जाएगा।
क्लियर है जी। तो मैक्सिमम 3D वेक्टर होता है i j के। ऐसे हमारे पास एक वेक्टर b है, वो भी मैक्सिमम अपने 3 कंपोनेंट्स में होगा, bx by bz। ठीक है, ये भी आपका 3 डायमेंशनल हो गया। अब हमें मान लीजिए एक रिजल्टेंट वेक्टर निकालना c जो हो सकता है a प्लस b, एक रिजल्टेंट वेक्टर निकाला हमने d जो हो सकता है a माइनस b। ये दोनों ही चीजें हमने निकाली हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। किससे निकाली है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी कि दो वेक्टर्स को अगर आप ऐड करेंगे तो डायरेक्टली आपको एक वेक्टर ही मिलेगा, है ना। तो वो होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो उस केस में जो सी वेक्टर की वैल्यू आएगी, अगर आप a प्लस बी करेंगे तो a को a से जोड़ दीजिए, ax प्लस bx, ये तो आपकी आ गई i की वैल्यू। b को b से जोड़ दीजिए, ठीक है, सॉरी y को y से जोड़ दीजिए, y में क्या था ay प्लस by j कैप, ठीक है। k को k से जोड़ दीजिए यानी कि az प्लस bz k कैप। ऐसा करेंगे तो आपको सी वेक्टर मिल गया, यानी कि एडिशन ऑफ वेक्टर। इसको क्या बोलेंगे हम? एडिशन ऑफ वेक्टर। और जो डी है वो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है, तो यानी आप ए में से बी को माइनस करेंगे तो ए एक्स माइनस बी एक्स आई कैप, इधर आ जाएगा ए वाई माइनस बी वाई जे कैप, और इधर आ जाएगा ए जेड माइनस बी जेड के कैप। ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू। और डायग्रामेटिकली समझेंगे, मान लो ये वेक्टर ए है प्लस ये वेक्टर बी है, तो इसका जो इस तरह से डायग्राम आ जाएगा ए प्लस बी और रिजल्टेंट हो जाएगा ये सी जो आपने सॉल्व किया। बट अगर वहीं पर आपके पास माइनस बी वेक्टर है, तो अगर वेक्टर ए ये है तो माइनस बी वेक्टर ऊपर की जगह अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है। बी वेक्टर का अपोजिट वेक्टर इज माइनस बी वेक्टर, ठीक है। तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से आएगा, ए बी, दिस योर वेक्टर ए, दिस योर वेक्टर माइनस बी एंड दिस योर वेक्टर डी। डी वेक्टर वो क्या होगा हमारा ए माइनस। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की हेल्प से, ठीक है। वहीं अगर मुझे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करना है, जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है ना, वो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड ही देता है, वो डायरेक्शन नहीं देगा। जैसे मैं आईजीके में आंसर आ रहा है उसमें आईजीके में नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है ना, दिस इज नोन एज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है वो क्या होता है, अंडर रूट में उसके करस्पॉन्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उनका स्क्वायर करके आप उनको ऐड कर लेते हो, ठीक है। तो आपके पास एक वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है, तो इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ बनाएंगे तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और ए के पैरेलल यहाँ बनाएंगे तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, एक रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, मान लीजिए आर। तो इस रिजल्टेंट की जो वैल्यू आती थी मैग्नीट्यूड वाइज, वो आती थी अंडर रूट में वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई दोनों वेक्टर के बीच के एंगल का कॉस थीटा, हियर इज द एंगल थीटा। फिर एक फॉर्मूला था कि इस रिजल्टेंट का आपको एंगल निकालना फाई। तो जब फाई एंगल निकालेंगे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन फाई, तो वो निकल के आती थी बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये कुछ पुरानी बातें आपको याद होंगी, मैंने आपको ये पढ़ाई थी, आई होप इनको आपको ये वाली बातें याद हों। तो इसमें देखिए जरा, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? पहले प्रोडक्ट की इन्होंने जैसे बात की कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, तो दो तरह के मल्टीप्लिकेशन होते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो उसमें एक आता है ए डॉट बी। तो जब भी आप ए डॉट बी निकालेंगे तो उसमें ए का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, वाई का वाई में मल्टीप्लाई करेंगे, और जेड का जेड में मल्टीप्लाई करेंगे। ये आंसर आ जाएगा ए डॉट बी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, इनकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। और इसके अगेंस्ट अगर आई डॉट जे किया आपने, या आई डॉट के किया आपने, या जे डॉट के किया आपने, या के डॉट जे किया आपने, ठीक है, या इसके अगेंस्ट आपने और कौन बचे, जे के, ओके, आई जे आई, जे डॉट आई किया आपने, ठीक है, या फिर आपने के डॉट आई किया आपने,
और कौन सा बचा? जे के जे आई जे जे आई के आई 2 3 और 3 6 और 3 9, इन सब की वैल्यू आपस में 0 आती है। ठीक है, इन सब की वैल्यू आपस में 1 आती है। अच्छा, एक फॉर्मूला ए डॉट बी का ये भी होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा। हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब इसको तो हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको? डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। एक होता है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट, और जिसको दूसरा नाम क्या होता है हमारे पास? वेक्टर प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, जब ए क्रॉस बी ऐसे लिखते हैं तो आप इसका डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं लिख सकते, उसके लिए आपको एक छोटा सा मैट्रिक्स मेथड यूज करना पड़ता था, आई जे के। अब उसमें मान लो ए की वैल्यू है ए एक्स ए वाई ए जे और बी की वैल्यू है बी एक्स बी वाई बी जे। तो उस केस में जब आप पहला वाला बॉक्स भरेंगे तो उसमें ए जे बी ए बाई बी जे का मल्टीप्लाई करेंगे, ए वाई डॉट बी जे माइनस, यानी कि हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐसे करेंगे। यानी मैं अगर आई को भर रहा हूँ तो आई वाली चीजों को तो हम छोड़ देंगे, सिर्फ ये 4 बचेंगे, इनको यूज करेंगे। ए वाई बी जे माइनस बी वाई ए जे, ये तो तुम्हारा आ गया आई, माइनस बीच वाले में माइनस लगाएंगे। ठीक है, जब जे वाले को भरेंगे ना तो इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, तो बचे हुए 4 कौन से? 1 2 3 4। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? ए एक्स बी जे माइनस बी एक्स ए जे। ये किसकी वैल्यू आ गई? जे की। प्लस जब के वाले को करेंगे तो इनको छोड़ देंगे, ये सिर्फ 4 रह जाएंगे। ये वाले क्या जाएगा आपके पास? ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, है ना, ये आ गया आपका के का। तो एक फॉर्मूला तो ये होता है ए क्रॉस बी का, और दूसरा फॉर्मूला ये होता है ए क्रॉस बी का, जब आपको एंगल पता होगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इनटू में sin थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के, ये तीनों होते हैं 0, जैसे वह 1 होते थे। दूसरा आई क्रॉस जे के बराबर होगा, जबकि जे क्रॉस आई माइनस के बराबर होगा। वहीं अगर आप निकालते हैं जे क्रॉस के तो आई के बराबर होगा, और के क्रॉस जे माइनस आई के बराबर होगा। वहीं आप निकालते हैं के क्रॉस आई तो वो जे के बराबर होगा, और आप निकालते हैं आई क्रॉस के तो माइनस जे के बराबर होगा। तो इन रिजल्ट्स को यूज करके ही आपका ये आंसर निकल के आ रहा है। जरा समझ लीजिए, इसमें कोई दिक्कत है? प्रोडक्ट दोबारा सुन लो, साइन थीटा का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन प्लस साइन थीटा। डिफरेंशिएशन उल्टे होते थे, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस थीटा होता था, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता था। तो यहाँ साइन बदल जाते हैं। दूसरा, अगर आपके पास साइन 2 थीटा आ जाता है, ट्वाइस ऑफ एंगल आ जाता है, तो कुछ नहीं करना, साइन 2 थीटा का माइनस कॉस 2 थीटा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, और साथ में जो एंगल लिखा हुआ है ना, एंगल, इसका डिफरेंशिएशन करके डिवाइड कर देते हैं बस। ठीक है, ऐसे अगर cos 2 थीटा लिखा होता तो cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई, अब ये जो एंगल लिखा हुआ है 2 थीटा, इसका डिफरेंशिएशन करके डिवाइड कर दो। तो 2 थीटा का डिफरेंशिएशन करना है, डिवाइड कर देना, वैसे सिंपल है। ठीक है, e की पावर x अगर हुआ तो उसका इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है। अगर e की पावर 2x होता है ना, e की पावर 2x अगर होगा तो e की पावर 2x का पहले स्टेप में तो e की पावर 2x ही रहेगा, फिर बाद में जो 2x लिखा हुआ है ना, 2x ही तो लिखा हुआ है ना, ये है ना, तो जो 2x लिखा हुआ है इसका, खैर ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, थोड़ा ज्यादा है, हैप्टिक हो जाएगा। खाली बस इतना याद रखना, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e की पावर x होता है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों e की पावर x होते हैं, यानी कि अगर मैं e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी करूंगा ना, तब भी e की पावर x ही आएगा। बेटा 1 मिनट से कम टाइम लग गया, कभी भी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी, रिकनेक्ट कर लेना। मेरे समझ में नहीं आया, इसमें नीचे तो x है ही नहीं है, पावर में x है इसमें। अरे e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, या इंटीग्रेशन